जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल, जिसमें हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, ये आपके लिए एक डेमो क्लास है पॉलिटिकल की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री दोनों करवाई जाएगी सिलेबस के अनुसार, और उसमें विद MCQs, हर टॉपिक का आपको MCQs मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको अगर आपको ये पसंद आती है तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये नंबर लिखा हुआ है 75 085 40 239, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और जो नोट करवाने वाला होगा मैं आप यहाँ पे नोट कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं आपको समझा दूँगी डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो आता है कि हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? वो है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, मोदी। और अगर हम बात करें कि श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा नेम क्या है, उनका फुल नेम क्या है, तो फुल नेम है, पूरा नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नेम है। तो अब हम बात करते हैं PM के बारे में। तो अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो जो पार्लियामेंट होती है या संसद होती है, उसमें प्रधानमंत्री का जो पद है, इनका पद है जो वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं वो केवल नाममात्र के ही प्रधान होते हैं या मुख्य होते हैं, और जो शासन की जो वास्तविक शक्ति है वो PM के ही हाथ में होती है। तो प्रधानमंत्री ही जो मंत्रिपरिषद होती है उसका निर्माण या मंत्रिपरिषद कैसे चलानी है और क्या काम करना है, वो सब कौन करता है? प्रधानमंत्री ही संभालते हैं। तो इनके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में लॉर्ड मार्ले ने कहा है, इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री के बारे में कि कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है। प्रधानमंत्री को कहा है कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है। कौन है? प्रधानमंत्री। तो इसका अर्थ है कि जो PM होते हैं, PM प्रधानमंत्री, वो मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद होती है उसका नींव का पत्थर होते हैं, क्योंकि जिस समय PM रिज़ाइन दे देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, PM रिज़ाइन देने पर या उनकी डेथ होने पर जो मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाती है। ये तो आपको सभी को पता होगा कि PM के रिज़ाइन देने पर या PM के डेथ हो जाने पर जो है मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। तो कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और अगर आपको बीच में डाउट हो तो आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं कि इसमें हमें समझ नहीं है। यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित संविधान में आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 75(1) में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ये लिखा है 75(1) में। जो बट ये जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है
वो राष्ट्रपति की जो वास्तविक शक्ति नहीं है, मीन्स इनकी पावर नहीं है पर राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की खुद की, अर्थात वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वो अपने आप किसी व्यक्ति को भी जो प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि लोकसभा के जो एमपी होते हैं, जिनको कोई भी पार्टी में सबसे ज़्यादा वोट मिले हों, वो अपना नेता चुनते हैं कि हम इसे पीएम बनाएंगे, तो राष्ट्रपति उसी को ही पीएम नियुक्त कर देता है। ये नहीं कि राष्ट्रपति किसी को भी पीएम बना देगा, नहीं, ये नहीं होता। राष्ट्रपति उसी को पीएम बनाएगा जो जिसे बहुमत दल के नेता घोषित किए हुए होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री का जो पद है, पद पर नियुक्त होने वाले वो व्यक्ति होते हैं, वो किस सदन का सदस्य होना चाहिए। तो किस सदन का सदस्य होना चाहिए, किस सदन का सदस्य होना चाहिए, मैं पॉइंट लिख देती हूँ। किस सदन का सदस्य होना चाहिए। आप जो मैं नोट करवा रही हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। किस सदन का सदस्य होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए, नियुक्त होने के लिए उसे किसी भी एक सदन का, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, सदस्य होना चाहिए। फर्स्ट है जो लोकसभा का भी हो सकता है, और सेकंड जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा से भी नियुक्त हो सकते हैं प्रधानमंत्री। दोनों से ही पीएम बन सकते हैं, परंतु जो आमतौर पर लोकसभा का ही सदस्य होता है। जब हम देखते हैं अभी हमारे देखने में तो लोकसभा के सदस्य नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री, किंतु संवैधानिक रूप से ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि वो लोकसभा के ही सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य भी नियुक्त हो सकते हैं पीएम। जब श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार, अब हम बात करेंगे कि राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के कौन से सदस्य थे जो पीएम बने थे। तो सबसे पहले आता है इंदिरा गांधी के बारे में। श्रीमती इंदिरा गांधी ये सबसे पहले बनी थी जो राज्यसभा की सदस्य थी और पीएम नियुक्त की गई थी। तो इंदिरा गांधी 1966 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो राज्यसभा के सदस्य थे। और सेकंड पे आता है श्री एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा ये भी राज्यसभा के ही सदस्य थे और ये नियुक्त हुए थे 1996 में। थर्ड पे आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। मनमोहन सिंह ये थे 2004 में और 2009 में प्रधानमंत्री बने थे, तब राज्यसभा के सदस्य थे। और फोर्थ पे आता है आई.के. गुजराल। आई.के. गुजराल भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। तो ये चार जो हैं राज्यसभा के सदस्य थे जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, और कोई भी प्रधानमंत्री राज्यसभा से नहीं थे। तो इनको हम इजी ट्रिक से याद रख सकते हैं, आई.एम.आई. एच मीन हो गया एच.डी. देवगौड़ा, आई मीन हो गया आई.के. गुजराल, एम मीन हो गया मनमोहन सिंह और आई मीन हो गया इंदिरा गांधी। तो ये चार हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से इनमें से जो राज्यसभा के सदस्य थे वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। तो ये चार हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। किंतु ये डेमोक्रेटिक, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक है कि प्रधानमंत्री जो लोकसभा का ही सदस्य हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय तक सदस्य बनना जरूरी है। तो कितने समय में उसे सदस्य बनना जरूरी है, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ, आप अपने नोटबुक में अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे
कितने दिनों में या कितने महीनों में नियुक्त होना है या निर्वाचित पद हासिल करना होगा। दिनों में नियुक्त होना होगा, कितने दिनों में पद हासिल करना होगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं चुना गया है या निर्वाचित नहीं हुआ है, तो वो प्रधानमंत्री तो नियुक्त हो सकता है, प्रधानमंत्री तो बन सकता है, परंतु उसे 6 महीने के अंदर अंदर भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। चाहे लोकसभा का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य चुना जाए। यदि वो इस तरह नहीं कर पाता है तो वो उसे उस पद से, प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन देना होगा और वो पद जो प्रधानमंत्री का है वो और किसी को दे दिया जाएगा। अब आपने देख ही लिया होगा कि जो पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई थी तो वहाँ पे ममता बनर्जी हार गई थी अपने पद से, नंदीग्राम से, और वो अपने पद से हारी थी, तो उन्हें अब बहुमत हासिल करना होगा, अपने पद से 6 महीने के अंदर निर्वाचित होना होगा। तो वो अभी विधान परिषद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। विधान परिषद 6 महीने के अंदर विधान परिषद बनाकर उसमें विधान परिषद की सीट हासिल करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री की सीट जैसे रिज़ाइन देना होगा उनको। तो इसी तरह ही होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक से कार्य करने का अवसर कब प्राप्त होता है राष्ट्रपति को। पहले तो हमने पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग में कि राष्ट्रपति को की विवेकीय शक्ति नहीं है, पावर नहीं है खुद की, परंतु इसमें हम कुछ पॉइंट ऐसे पढ़ेंगे जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंधित राष्ट्रपति की जो खुद की पावर होती है वो अपने विवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देती हूँ। हम इसमें पढ़ेंगे अपने राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री को कैसे नियुक्त करते हैं, कैसे नियुक्त करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति कैसे अपने विवेक से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब लोकसभा में किसी भी पार्टी या एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, जैसे किसी को 51 है तो वो बहुमत प्राप्त नहीं कर पा रहा है, 49 ही उसके पास वोट है, तो उस टाइम उस सिचुएशन में जो सबसे बड़ा दल होता है या गठबंधन होता है तो उस लीडर को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। जैसे 2 पार्टी हैं, एक के पास तो है 49 या हम कर लेते हैं यहाँ पे 51 वोट चाहिए, जिसमें से आधे से एक ज़्यादा, तो 100 सीट है, उसमें से 45 तो एक के पास है और दूसरा 12 एक के पास है और तीसरा कुछ दूसरे के पास है, इतने हम मान लेते हैं। तो ये इस तरह होते हैं। तो एक के पास किसी के पास बहुमत नहीं है तो 2 पार्टी को मिला के राष्ट्रपति उसको लीडर उसकी पार्टी के दोनों को पार्टी गठबंधन करके और उसमें से किसी लीडर को वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। सेकंड, जो इससे सबसे पहले जो 1979 में राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो इन्होंने ऐसे किया था। नीलम संजीव रेड्डी ने जो चौधरी चरण सिंह
उनको अपने विवेक से ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, चौधरी चरण सिंह को। जिस समय सभी पार्टी को अलग अलग या बहुमत नहीं था एक पार्टी को, तो दोनों का, दो पार्टी का गठबंधन करके और चौधरी चरण सिंह को नीलम संजीवा रेड्डी ने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो ये राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति है। और सेकंड पॉइंट आता है कि जब बहुमत दल का या गठबंधन में कोई निश्चित नेता न हो, तो या जो दो समान रूप से प्रभावशाली नेता हो, तो उनमें से ही प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था ऊपर, तो ये दो पार्टी है, तो इन दोनों में से किसको लीडर या प्रधानमंत्री नियुक्त करे, तो ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जिसको चाहे उसी को ही प्रधानमंत्री बना सकते हैं लीडर में से। तो अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट है कि जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, जैसे किसी की भी, मान लीजिए किसी की प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद में उनका पहले से कोई निर्धारित नेता न हो कि उनको आगे से अगले चुनाव में हम इसको बनाएंगे प्रधानमंत्री, तो इस तरह न हो, तो राष्ट्रपति अपने आप किसी को भी उसमें से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है अपनी मर्जी से। ये भी विवेकीय शक्ति है राष्ट्रपति की। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, जब राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर दे, तो लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो उस समय राष्ट्रपति जब लोकसभा को भंग कर देता है तो उसी किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जब तक वोटिंग न हो, लोकसभा न बने। तो फिफ्थ पॉइंट लास्ट है, जिसमें लोकसभा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को उस सीट से हटा दिया जाता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, और उस टाइम पर जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्ति से किसी दूसरे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। तो ये थी राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति के बारे में जो मैंने आपको बताया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है योग्यता। प्रधानमंत्री की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री की योग्यता, तो योग्यता के बारे में सबसे पहला पॉइंट आता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो आप सभी को पता है, भारत का नागरिक हो। सेकंड पॉइंट आता है कि एज उनकी मिनिमम 25 होनी चाहिए, एज 25 होनी चाहिए, और वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है कि पीएम बनने के लिए एमपी होना जरूरी है। तो लोकसभा से या राज्यसभा से एमपी होना जरूरी है पीएम बनने के लिए एमपी होना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कार्यकाल के बारे में। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो कार्यकाल हमारा पॉइंट है कार्यकाल या टर्म। तो कार्यकाल कितना होना चाहिए? कार्यकाल के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है संविधान में। आर्टिकल है 75(2). तो 75(1) में हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और 75(2) में कार्यकाल है प्रधानमंत्री का। तो इसमें कहा गया है कि मंत्रीगण है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मीन्स अर्थात राष्ट्रपति की खुशी पर अपना पद धारण करते हैं। कौन? मंत्रीगण। तो मंत्रीगण में ही यही बात प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है, किंतु आमतौर पर जो प्रधानमंत्री हैं वो उनके कार्यकाल है वो 5 साल तक होता है, कार्यकाल 5 साल तक। और दूसरी बात है 5 साल तक होता है। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति की खुशी पर निर्भर करता है कि वो जितना समय चाहे या 1 साल 2 साल उतने समय तक ही प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति की खुशी पर निर्भर करता है, खुशी पर निर्भर। इन दोनों में से दोनों ही हो सकते हैं। कार्यकाल 5 साल तो होता ही है वैसे, और राष्ट्रपति की खुशी पर ही निर्भर करते हैं कि राष्ट्रपति कितने समय तक चाहते हैं कि वो, या 5 साल तक तो होता ही है। और जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है, 5 साल तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है, विश्वास, तो वो 5 साल तक रहते हैं। और उस टाइम राष्ट्रपति उसे पद से मुक्त नहीं कर सकते जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो, या हटा नहीं सकते। किंतु वह राष्ट्रपति को अपने टर्म से पहले या कार्यकाल से पहले रिज़ाइन दे सकते हैं। कार्यकाल से पहले रिज़ाइन दे सकते हैं, कार्यकाल से पहले रिज़ाइन दे सकते हैं और या पद को छोड़ सकते हैं। अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पीएम को रिज़ाइन न दे तो राष्ट्रपति उसे हटा भी सकता है। तो अगर दोबारा बता दूं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद में भी अपना पद जो रिज़ाइन नहीं देते तो राष्ट्रपति अपनी पावर से उनको खुद हटा सकते हैं। अगर हम बात करें कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आता है, तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आता है प्रधानमंत्री के विरुद्ध, तो वो लेकर आता है ऑपोजिट पार्टी का कोई, ऑपोजिट जो पार्टी होती है, ओपोजिशन पार्टी, वो लेकर आते हैं। परंतु इसमें से 50% प्लस 1 मेजोरिटी होनी चाहिए। कितनी? 50% प्लस 1 मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी वो अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। तो इसमें पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। दोनों के विरुद्ध प्रधानमंत्री और वह मंत्रीगण दोनों के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। तो इसमें पीएम, तो अगर हम सभी मंत्री के खिलाफ अगर हम बात करें मंत्रीगण की, तो अगर मंत्रीगण के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस समय तो लोकसभा भंग हो जाती है। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो सिर्फ पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो लोकसभा अपना जो पीएम है, लोकसभा के जो मंत्रीगण हैं अपना पीएम या लीडर न्यू चुन सकते हैं, नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और लोकसभा को भंग करने से बचा सकते हैं। नया पीएम नियुक्त कर सकते हैं और लोकसभा उस टाइम भंग नहीं होगी, वैसे चलेगा। परंतु अगर मंत्रीगण के विरुद्ध आता है तो लोकसभा भंग हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि पीएम की जो सीट है वो खाली या वैकेंट कब होती है। पीएम की सीट वैकेंट या खाली कब होती है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे फीडबैक मिल सके। तो सीट पीएम की कब खाली होती है। फर्स्ट पॉइंट तो आता है कि जब जो प्रधानमंत्री हैं वो रिज़ाइन दे दे या त्यागपत्र देने पर जो सीट खाली हो जाती है। और सेकंड पॉइंट आता है कि उनकी अगर पीएम की डेथ हो जाए, डेथ होने पर सीट है खाली हो जाती हैं। और थर्ड पॉइंट है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने पर, विश्वास प्रस्ताव, जो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है आप सही कर लीजिएगा, लाने पर। और फोर्थ पॉइंट है कि लोकसभा भंग होने पर। अगर लोकसभा भंग हो जाएगी तो प्रधानमंत्री भी साथ साथ में ही वो सीट खाली हो जाएगी। तो लोकसभा भंग होने पर, तो इन चारों पे
चारों के समय जो प्रधानमंत्री की जो सीट है वो खाली हो जाती है। कब कब? रिज़ाइन देने पर या डेथ हो जाने पर, अविश्वास प्रस्ताव लाने पर और लोकसभा भंग होने पर प्रधानमंत्री की जो सीट है वो वेकेंट हो जाती है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में। प्रधानमंत्री के जो अधिकार है या राइट कौन कौन से हैं, क्या क्या राइट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब प्रधानमंत्री के जो संविधान द्वारा सारी कार्यपालिका की शक्ति होती है। कार्यपालिका की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में एग्जीक्यूटिव पावर। परंतु जिसका वो प्रयोग करते हैं वो मंत्रीगण की सहायता से ही करते हैं। राष्ट्रपति मीन्स जो मंत्रिपरिषद होती है वो उनका लीडर होता है प्रधानमंत्री। तो व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही भारतीय जो शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। तो प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला मैंने बताया वो आपको समझ आ गया होगा कि जो राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वो मंत्रीगण में ही निहित होते हैं। मंत्री जैसे मंत्री कहते हैं वैसे ही उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति अपना कार्य करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है कि जब प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री के अधिकार कौन कौन से हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद में सबसे पहले क्या करते हैं, उनका सबसे पहला कार्य है प्रधानमंत्री का कि वो मंत्रिपरिषद का गठन करना। मंत्रिपरिषद का गठन करना सबसे पहला कार्य होता है प्रधानमंत्री का। मंत्रिपरिषद का गठन करना जो ये सबसे पहला प्रमुख फंक्शन होता है या कार्य होता है, ये अधिकार है उनका। तो वह मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए व्यक्तियों की सूची राष्ट्रपति को सौंपता है कि इन व्यक्तियों को जो मंत्री बनाया है, ये डिपार्टमेंट दिया है। तो ये सूची राष्ट्रपति को कौन सौंपता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति ओनली उन्हीं मेंबर्स को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश जो पीएम ने की है। तो ये हो गया मंत्रिपरिषद का गठन। ये अधिकार प्रधानमंत्री को है मंत्रिपरिषद के गठन का। और सेकंड पॉइंट आता है कि मंत्रिपरिषद के गठन के बाद में क्या करते हैं कि मेंबर्स होते हैं उनके विभागों का बंटवारा करते हैं। डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी जो डिपार्टमेंट होते हैं, शिक्षा हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सभी डिपार्टमेंट जो अलग अलग मंत्रियों को देते हैं प्रधानमंत्री। तो ये शक्ति भी प्रधानमंत्री के पास है। तो जिससे कैबिनेट मिनिस्टर का गठन होता है, जैसे कैबिनेट कहते हैं, जो डिपार्टमेंट दिए होते हैं उन्हीं को ही कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। तो प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल होता है कि गठन के संबंध में पूर्ण शक्ति प्राप्त है, वो पूरी तरह शक्ति प्राप्त है डिस्ट्रीब्यूट के बारे में। उसे परिवर्तन का भी अधिकार है। जैसे कोई डिपार्टमेंट है वो अपने पास भी ले सकता है किसी भी मंत्री से और दूसरे को एक्सचेंज भी करके दे सकता है। थर्ड पॉइंट आता है कि प्रधानमंत्री अपनी शक्ति से किसी भी मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है। जो प्रधानमंत्री है वो उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो किसी भी टाइम किसी भी मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री है वो अपनी शक्ति से किसी भी मंत्री को जो है त्यागपत्र की मांग कर सकता है। और जो त्यागपत्र की मांग वो राष्ट्रपति से जो मंत्री को हटाने को कहता है। तो प्रधानमंत्री है जो अपने आप किसी को मंत्री को हटा नहीं सकता, वो राष्ट्रपति को पहले कहता है कि इस मंत्री को हटाया जाए, तभी राष्ट्रपति उसे हटाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता। तो मंत्रिमंडल होता है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है?
प्रधानमंत्री। अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं, क्योंकि वही उनका लीडर होता है मंत्रिमंडल का, और वही अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है कि संसद होता है, या संसद में या देश में, इंडिया में या विदेश में शासन की जो पॉलिसी होती है लागू करने की या भाषण देना होता है, प्रधानमंत्री ही देते हैं। पॉलिसी हो गई, पॉलिसी कोई लागू करनी है, कोई बनानी है, लागू करनी है, या कोई भाषण देना है, तो वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। हम देखते हैं ज़्यादातर प्रधानमंत्री ही भाषण देते हैं। और 6 पॉइंट आता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रियों के जो विभाग में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उनको डिपार्टमेंट दिया होता है, उसमें कुछ डिपार्टमेंट अपने पास भी रख सकते हैं। उनमें से कोई डिपार्टमेंट, जैसे प्रधानमंत्री के मन में हो कि एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट मेरे पास होना चाहिए, तो वो एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट आपके खुद के पास ले सकते हैं, और उसकी जगह वो किसी और डिपार्टमेंट को, उस मंत्री को दे देते हैं। तो इस तरह 6 पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ। 6 पॉइंट होता है डिपार्टमेंट, विभागों में हस्तक्षेप करना, मीन्स हम कह सकते हैं कि एंटर करना किसी के। तो 7th पॉइंट हमारा आता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री योजना आयोग पहले थी, तो अब इसे नीति आयोग, जो नीति आयोग है वो उसके और राष्ट्रीय विकास परिषद किन किन के हेड होते हैं? एक तो हो गया नीति आयोग, इसके हेड होते हैं। दूसरा हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके भी जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष। और तीसरा है जो अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर काउंसिल होते हैं। इंटर काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय जल आयोग है, ये राष्ट्रीय जल, इसके भी जो प्रधानमंत्री हैं वो अध्यक्ष होते हैं। और लास्ट जो है संसाधन परिषद या पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन एक ही है वो, ये राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। तो इन सभी के क्या होते हैं कि पदेन अध्यक्ष होते हैं, मीन्स लीडर होते हैं, इनके अध्यक्ष होते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो है डिपार्टमेंट है, ये आयोग है या कोई परिषद है कोई, तो उनका हेड कौन होता है? नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद का और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के, इन सभी के जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपको ये पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले मैंने बताया था इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 75 085 40 239। आप सभी को पता ही होगा कि अब जल्द ही नेक्स्ट मंथ अब अगस्त में पोस्टिंग आ जाएगी और सितंबर में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, में पॉसिबल है। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा और ये नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एसएससी मास्टर कैडर का फुल सिलेबस विद एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। आगे हम करते हैं नेक्स्ट। अब हम करेंगे कि आर्टिकल 78 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 78 में क्या लिखा है? इसमें आता है कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के जो मध्य है, दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और
मंत्री परिषद, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के दोनों के बीच में एक संवाद की कड़ी का काम करते हैं। प्रधानमंत्री के बीच संवाद की कड़ी का काम करते हैं। जैसे कोई मंत्री परिषद के कोई रिपोर्ट हो तो वो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को सौंपते हैं, या कोई कार्य करना हो, कोई नया काम करना हो तो वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही बताते हैं, कड़ी का काम करते हैं। तो ये 78 में लिखा है प्रधानमंत्री के बारे में। तो वो कैसे क्या काम है प्रधानमंत्री को, ये हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री क्या क्या काम करते हैं इसमें 78 के तहत। तो सबसे पहले पॉइंट है कि मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद द्वारा जो प्रशासन के जो कार्य होते हैं, प्रशासन के कार्य, तो प्रशासन के कार्य से संबंधित रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट के बारे में राष्ट्रपति को बताना है। तो पॉइंट लिख देती हूँ। मंत्री परिषद द्वारा जो प्रशासन की या कोई भी पॉलिसी बनाई होती है, प्रशासन के कार्य से संबंधित जो रिपोर्ट बनाई होती है, रिपोर्ट के बारे में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति को बताते हैं। सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट में क्या है कि सेकंड पॉइंट में है कि मंत्री परिषद कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति ने मांगी हो तो उसको राष्ट्रपति को जानकारी प्रधानमंत्री ही देंगे। मंत्री परिषद, मैं पॉइंट लिख देती हूँ, आपको आसानी होगी बाद में लिखने की। तो मंत्री परिषद है वो कोई भी प्रोजेक्ट बनाती है। तो प्रोजेक्ट तैयार करती है, तो उसको अगर राष्ट्रपति ने उसके बारे में जानकारी मांगी है, जानकारी मांगी है, तो वो राष्ट्रपति को जानकारी प्रधानमंत्री ही देगा। कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। तीसरा पॉइंट आता है कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने एवं सत्रावसान करने संबंधित सलाह दे सकता है। तो तीसरा पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम है, वो प्रेसिडेंट को मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिखती हूँ, प्रेसिडेंट को संसद का सत्र बुलाने, सत्र आपको समझ गए होंगे, या कोई बैठक बुलाने या सम्मेलन बुलाने के लिए सत्र बुलाने और या सत्रावसान करने या किसी बैठक को संबोधित करने के लिए संबंधित जो सलाह होती है वो सलाह देते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट। इसमें वह कभी भी राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, वो अगर कह दे कि जो लोकसभा है उसे भंग करनी है, लोकसभा को भंग करने के संबंधित, लोकसभा को भंग करने से संबंधित जो प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि अभी जो लोकसभा में काम सही नहीं चल रहा है या कोई भी मंत्री सही काम नहीं कर रहा है, तो वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि लोकसभा भंग की जाए, तब लोकसभा भंग कर दी जाती है। और फिफ्थ पॉइंट आता है जो लास्ट पॉइंट है, तो इसमें है कि जो सरकार की नीतिगत घोषणाएं होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा जो लोकसभा में जो सभा पटल होता है उस पर रखी जाती है। क्या होती है? जो सरकार की जो नीति है, सरकार की कोई भी पॉलिसी है, तो वो सरकार की पॉलिसी है उसकी रिपोर्ट जो सभा पटल पे या लोकसभा में होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनके सामने रखी जाती हैं। सरकार
की पॉलिसी होती है, पॉलिसी को सभा पटल पे रखा जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, सभा पटल पर। तो ये था आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा होगा, आप मुझे फीडबैक देकर ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री का जितना टॉपिक था उतना तो कंप्लीट हो गया है, बट एक्स्ट्रा हम करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जो प्रमुख होती हैं या एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि भारत में जो 3 प्रधानमंत्री हैं, 3 प्रधानमंत्रियों की जो मृत्यु है उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो कार्यकाल के दौरान कौन कौन से जो प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हो गई थी? कार्यकाल के दौरान मृत्यु, ये आप पॉइंट बना लीजिएगा। कार्यकाल के दौरान मृत्यु को किस किस की, कौन से प्रधानमंत्री की हुई है? पीएम लिख लीजिएगा पहले, ताकि आपको सब पता लग सके। तो सबसे पहले तो है जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो मृत्यु है कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, जवाहरलाल नेहरू। और सेकंड जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु है वो भी कार्यकाल के दौरान हुई थी। और तो थर्ड है वो श्रीमती इंदिरा गांधी, ये सभी को पता ही होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी की जो मृत्यु है वो कार्यकाल के ही दौरान हो गई थी। तो ये 3 जो है प्रधानमंत्री है, ये आपको याद रखना है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि इनमें से कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु है जो कार्यकाल के दौरान हो गई थी, या इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु नहीं हुई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है कि जो गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा, तो ये 2 बार भारत के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गुलजारी लाल नंदा क्या है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, तो किन किन के टाइम में रह चुके हैं प्रधानमंत्री? तो ये भी हम जान लेते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री किन किन के टाइम रह चुके हैं। जैसे पहला तो है जवाहरलाल नेहरू, इनकी जब मृत्यु हो गई थी तभी गुलजारी लाल नंदा को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था कार्यवाहक उस टाइम के लिए। और सेकंड पॉइंट है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम भी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने पर भी गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो अगर हम बात करें कि गुलजारी लाल नंदा की जो की मृत्यु के बाद, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री है, लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी 11 जनवरी 1960, मीन्स 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। और जो इनकी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी भारत से बाहर मृत्यु हुई थी, भारत से बाहर मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में। ताशकंद किसकी राजधानी है? ताशकंद उज्बेकिस्तान। ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी, ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ये एक पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चौधरी चरण सिंह है वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जो संसद का सामना नहीं कर सके। तो ये सभी को पता ही होगा, चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो संसद का सामना नहीं कर पाए,
संसद का सामना नहीं कर पाए। ये कभी संसद में आए ही नहीं थे, संसद का सामना नहीं कर पाए। तो ये चौधरी चरण सिंह के बारे में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 5th पॉइंट कि प्रधानमंत्री पद से रिजाइन देने वाले जो प्रथम व्यक्ति कौन थे। प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन देने वाले प्रथम व्यक्ति थे पीएम के पद से रिजाइन देने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ गया था और उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया था पहले ही। तो मोरारजी देसाई है जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पद से रिजाइन दिया था पीएम के। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी जो सबसे कम उम्र में और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अगर पूछ लें कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो वो है राजीव गांधी जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे ज़्यादा उम्र के कौन थे? जिनकी सबसे ज़्यादा उम्र थी वो कौन थे? मोरारजी देसाई। ये लगभग किसी को पता नहीं होता कि सबसे ज़्यादा उम्र किसकी थी, या तो जवाहरलाल नेहरू लगा देते हैं या कुछ और। तो सबसे ज़्यादा उम्र किसकी थी? मोरारजी देसाई। ये आपने याद रखना है, मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा उम्र थी इनकी, ज़्यादा उम्र पीएम बने थे ये ज़्यादा उम्र के। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने 2 या 2 से अधिक बार पीएम के पद को ग्रहण किया है। तो 2 से अधिक बार किसने ग्रहण किया है प्रधानमंत्री का पद? 2 या 2 से अधिक बार पीएम का पद धारण किया है। तो वो कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो वो हैं, फर्स्ट तो आता है जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और थर्ड जो है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भी 1 से अधिक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और फोर्थ पे आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये प्रधानमंत्री हैं जो 1 से अधिक बार, ये 2 या 2 से अधिक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इनको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? महिला पीएम कौन थी? वो आपको सभी को पता होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला थी पीएम, प्रधानमंत्री महिला। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में है कि मोरारजी देसाई हैं वो देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई हैं वो गैर कांग्रेसी पीएम थे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो श्री पीवी नरसिम्हा राव हैं वो दक्षिण भारत से नियुक्त होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। दक्षिण मीन्स साउथ से, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह से, वहाँ से निर्वाचित होने वाले ओनली वन प्रधानमंत्री थे दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से थे जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास जो प्रस्ताव है वो प्रधानमंत्री के विरुद्ध आया था। वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध सबसे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव आया था? सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध आया था? वो आया था जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, जो देश में अब तक कुल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री की सीट पे थे। तो वो कौन कौन से हैं, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रधानमंत्री जो हैं पहले सीएम रह चुके हैं। तो इनके बारे में हम 6 के बारे में बात करेंगे। 6 पीएम जो सीएम भी रह चुके हैं। तो फर्स्ट प्रधानमंत्री है, पीएम है मोरारजी देसाई कहाँ से थे सीएम? मोरारजी देसाई थे बम्बई से सीएम थे पहले। सेकंड पे आता है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह थे यूपी से थे, वहाँ पे सीएम थे यूपी के। नेक्स्ट 3 नंबर पे आता है वीपी सिंह कहाँ के थे? ये भी उत्तर प्रदेश के ही थे, यूपी से। और 4th पे आता है पीवी नरसिम्हा राव। ये भी प्रधानमंत्री पहले सीएम थे, कहाँ के? ये थे आंध्र प्रदेश के। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से सीएम थे। और 5th नंबर पे आता है एच.डी. देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री थे और पहले थे सीएम कहाँ के थे? कर्नाटक के। एच.डी. देवगौड़ा पहले सीएम रह चुके हैं। और लास्ट पे आता है श्री नरेंद्र मोदी। ये तो आप सभी को पता ही होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ के जो सीएम थे पहले? वो थे गुजरात से। कहाँ पे? गुजरात से। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है अच्छे से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके और आपको लिए अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू सो मच।